नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए है और इसमें हमने साइंस विषय को कवर किया है। साइंस के वो सारे प्रश्न जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अत्यधिक आवश्यक है वो इसमें शामिल करने की कोशिश की है और ये आपके अभ्यास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। आपको यहाँ पे प्रश्न दिया है कि आपको बताना है फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्पर्मोलॉजी, बी एनियोलॉजी, सी पीडोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के फल, उसकी संरचना और उसके टेस्ट इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। किस परिस्थिति में उगते हैं, प्राकृतिक रूप से कैसे उनको उगाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें और मौसम और पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, ये सभी पोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। आपको ऑप्शन दिया है ए तेल बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का, डी फलों का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान घास के वर्गीकरण, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और उपयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। आपको ऑप्शन दिया है ए सूक्ष्म जैविकी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी वर्गीकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। आपको ऑप्शन यहाँ दिया है ए बीज, बी पत्ती, सी फल, डी परागकण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीज। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। इसमें बीज की संरचना कैसे होती है, संरचना के अलावा उसका विकास कैसे होता है, इसके अतिरिक्त उसका व्यवहार कैसा है, ये सारा अध्ययन इसमें किया जाता है और उन पे विभिन्न प्रकार के कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम स्पर्मोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। आपको ऑप्शन दिया है ए शैवालों के संवर्धन का, बी वन के विकास का, सी सिल्सीफाइड पादपों का और डी कवक के संवर्धन का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, वन के विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वन के विकास, उसकी संरचना, उसका प्रबंधन, यहाँ पे देखिए प्रबंधन भी आ गया है, वन का कैसे प्रबंधन किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें वनों की देखभाल के बारे में बात की जाती है, उसको देखभाल करने का जो तरीका होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है और पेड़ों के विकास, उसका स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता को बनाए रखने और उसको नियंत्रित करने से संबंधित सारा जो अध्ययन होता है वो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए है पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी कार्यिकी और डी आनुवंशिकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें जीवों एवं वातावरण के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है और इसे आप दूसरा नाम इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, अगर डायरेक्ट इकोलॉजी पूछता है इसका मतलब है पारिस्थितिकी के बारे में बात हो रही है। पारिस्थितिकी जीवों के बीच उनके वातावरण के साथ और उन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन इसमें करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी प्राइमेट्स का और डी है पक्षियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म का। यहाँ पे स्पष्ट जीवाश्म वनस्पति विज्ञान पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म का। अब जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो प्राचीन पौधे होते हैं, मतलब पुराने समय के जो पौधे होते हैं, उन प्राचीन पौधों का अध्ययन होता है।
तो प्राचीन पौधों का अध्ययन होता है। यह जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवाश्म पौधे के माध्यम से भूगर्भिक इतिहास और पौधों के विकास का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरीकल्चर और डी हार्टिकल्चर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हार्टिकल्चर कहा जाता है। इसमें हार्टिकल्चर का जो हिंदी नाम है वो बागवानी होता है। तो अगर ये बागवानी के नाम से आ रहा है तो आप बागवानी टिक करेंगे। तो बागवानी और हार्टिकल्चर एक ही है। इसमें पौधों की खेती, पौधों कैसे वृद्धि करते हैं, उसका संवर्धन कैसा होता है, इसमें फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधों के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो ये सब हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तारे तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को रिक्त में मापा जाता है। अब यहाँ बोला है तारे और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कैसे मापा जाता है। तो तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए आपको ऑप्शन दिया है। ए मीटर, बी प्रकाश वर्ष, सी किलोमीटर और डी मेगा इकाइयाँ। तो इसका सही उत्तर है बी प्रकाश वर्ष। तारे और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है और इसे मीटर या किलोमीटर में मापना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो उसके लिए हम प्रकाश की जो गति होती है उसका उपयोग करते हैं और प्रकाश वर्ष से इसे मापा जाता है। यह दूरी मापने की एक इकाई है। और यह जो दूरी किस तरह से काउंट होती है, तो यह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है और ये लगभग होता है 9.46 खरब किलोमीटर। एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है वो होता है लगभग 9.46 खरब किलोमीटर, यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं। इतनी दूरी जो होती है प्रकाश एक वर्ष में तय करता है और उसके आधार पे तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है। तो दोस्तों एक जानकारी और है यहाँ पे कि जैसे प्रकाश वर्ष से भी बड़ी कोई दूरी होती है क्या, तो बिल्कुल होती है। प्रकाश वर्ष से जो बड़ी दूरी होती है उसे कहा जाता है पारसेक। यह भी आप याद रखेंगे, पारसेक कहा जाता है। खगोलविद अक्सर पारसेक का भी दूरी मापने में उपयोग करते हैं, जो प्रकाश वर्ष का एक और बड़ा रूप है और एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने में इसका प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा जो है स्केल वो पारसेक होता है और इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिसमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। ऑप्शन ए डीएनए व आरएनए, बी माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, सी राइबोसोम एवं ग्लाजिकाय और डी है जालिकाय तथा अंतर्द्रवी जलिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इन दोनों प्रकार की जो कोशिका होती है इसमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। उनकी अपनी आनुवंशिक सामग्री इसमें किस रूप में होती है, तो इसमें डीएनए के रूप में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों के अंदर उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है जो डीएनए के रूप में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी आप भोजन करते हैं यहाँ पे जाके उसका दहन होता है, उससे ऊर्जा मिलती है और शरीर उसका उपयोग करता है। इसके अलावा अगर मैं लवक की बात करूँ तो लवक कहाँ होता है, लवक आपने जो हरे पौधे देखे होंगे उसमें पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के रूप में ये मिलता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ये दोनों ही कोशिकांग ऐसे होते हैं जो डीएनए के माध्यम से कोशिका के कुछ कार्यों को नियंत्रित करते हैं जो नाभिकों में पाए जाने वाले डीएनए से अलग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। आपको ऑप्शन दिया है ए मुकुलन, बी द्विखंडन, सी क्लोनिंग और डी इन विट्रो निषेचन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकुलन।
आपने हाइड्रा को देखा होगा। हाइड्रा इस तरह से कुछ दिखता है। अब उसमें मुकुलन किस तरीके से होता है? तो जब ये हाइड्रा होता है तो उसमें छोटा सा यहाँ पर एक उभार आता है, एक छोटा सा उभार आता है, और इसके शरीर के किनारे जो उभार निकला है ये बाद में बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद में कुछ इस तरीके से बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद में इसके शरीर से अलग हो जाता है, और शरीर से अलग होने के बाद में एक नए हाइड्रा की उत्पत्ति होती है जो बिल्कुल अलग तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरीके से हाइड्रा अपना प्रजनन जारी रखता है। तो याद रखेंगे कि हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन के द्वारा, और ये छोटा सा उभार ही मुकुलन कहलाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करता है। यह धातु निम्न है। ऑप्शन ए अचुंबकीय धातु, बी लोह चुंबकीय धातु, सी प्रतिचुंबकीय धातु, और डी अनुचुंबकीय धातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिचुंबकीय। तो जब भी किसी शक्तिशाली चुंबक के पास में अगर किसी प्रकार की कोई आप धातु ला रहे हैं और वो उसे आकर्षित नहीं कर रही है बल्कि उसे प्रतिकर्षित कर रही है, यानी ढकेल रही है, दूर ढकेल रही है, तो ऐसी जो धातुएं जिन्हें दूर ढकेला जा रहा है, ऐसी धातुओं में जो गुण होता है वह प्रतिचुंबकीय गुण कहलाता है। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर धातु भी एक चुंबक है और उसके पास लाए जाए और ध्रुव समान है तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण में आ जाता है सोना। सोना एक प्रतिचुंबकीय धातु का उदाहरण है। सोना के अलावा चांदी में भी ये गुण देखा जाता है, पारा में भी ये गुण देखा जाता है, पारा में भी ये गुण मिल जाता है। इसके अलावा पानी और जो सोडियम क्लोराइड होता है और जस्ता, ये सारी प्रतिचुंबकीय धातुओं के उदाहरण हैं। जब शक्तिशाली चुंबक के पास में जाते हैं तो उससे बिल्कुल उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, यानी उसके पास चिपकते नहीं हैं बल्कि उससे दूर चले जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। ऑप्शन ए परासरण, बी अधिशोषण, सी अवशोषण, और डी विसरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसरण। श्वसन के दौरान आप सभी जानते हैं कि O2 को अंदर लिया जाता है, यानी इनहेल किया जाता है, और CO2 को बाहर निकाला जाता है, एक्सहेल किया जाता है। लेकिन जब इसे अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो फेफड़े में एक्सचेंज होता है। तो उसमें ये पूछा है कि जब ये एक्सचेंज होता है तो उसमें जो भौतिक प्रक्रम मदद करता है उसे क्या बोलते हैं? तो वो कहलाता है विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न नामक भौतिक प्रक्रम ही O2 और CO2 दोनों का लेना और देना करने में मदद कर रहा है। विसरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती हैं। जैसे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की ओर जाता है, और इस प्रकार से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। ऑप्शन ए पैराफिन मोम, बी बिटुमेन, सी केरोसिन, और डी है डीजल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैराफिन मोम। जितनी भी आप मोमबत्तियाँ जलाते हैं या ज़्यादातर जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं वो पैराफिन मोम से बनता है। अब पैराफिन मोम होता क्या है? तो पैराफिन मोम जो होता है ये तेल सेल से मिलने वाला एक ठोस पदार्थ होता है। तो आपने देखे तेल सेल से बहुत सारी चीज़ निकलती है, जैसे पेट्रोलियम निकलता है, डीजल निकलता है, कोयला। तो इन सभी से भी पैराफिन मोम जो होता है वो निकलता है, और तेल सेल से निकलने के बाद में आप इसे मोमबत्तियाँ बनाने, क्रीम बनाने, लोशन बनाने, जेल और कई तरह के औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जाना जाता है। इसे दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जाना जाता है। और ये काहे से निकल रहा है?
तो ये जो तेल सेल से मिलने वाला जो क्रूड ऑयल होता है उससे निकलने वाला एक पदार्थ होता है, और इसी से आप मोमबत्ती और अन्य सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशी अस्थि से रिक्त के द्वारा संयोजित होती है। ऑप्शन ए उपास्थि, बी केवल स्नायु, सी स्नायु और कटरा दोनों, डी केवल कटरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल कटरा। पेशी अस्थि कटरा के द्वारा संयोजित होती है। कटरा एक मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों के साथ में जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि ए गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं, बी गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं, सी गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, और डी गहरे रंग के कपड़े बहुत ही शीतल होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं अधिक गर्मी का अवशोषण करते हैं, और इसी कारण से सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, यानी हमें कम ठंड लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न वर्णित अनावृत्ति बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उसकी पहचान करें। तो यहाँ पे अनावृत्ति बीजी की विशेषता दी है, उसमें से जो विशेषता गलत है वो आपको ढूंढ के बताना है। ए है बीज फल के अंदर नहीं होते, बी शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं, सी इसमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं, और डी इसमें रंगीन फूल आते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसमें रंगीन फूल आते हैं। ये ऑप्शन इसमें से गलत है। अनावृत बीजी जिसे जिम्नोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो बीज पाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का कठोर आवरण नहीं होता, यानी इन्हें नग्न बीज के नाम से भी आप बुलाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मोटा छिलका नहीं पाया जाता। ये बीज आमतौर पर टहनियों या शंकुओं में खुले रूप में होते हैं और फल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अनावृत बीजी में जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं, लेकिन उनमें वाहिकाएं और सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं, यानी रंगीन फूल के अलावा जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो याद रखेंगे सदाबहार पेड़ जो होते हैं वो भी अनावृत बीजी पेड़ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, बी वर्षा अवक्षेपण, सी वायु, और डी ज्वारी ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला जो है वो एक सीमित संसाधन है। कोयला इसलिए सीमित संसाधन के रूप में आता है क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन जो मृत पौधे और जानवरों के अवशेष से बना है, यानी बहुत पुराने समय में विभिन्न प्रकार के जो पौधे थे और जानवर थे वो ज़मीन में दब जाते हैं, और लाखों साल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। प्राचीन पौधे के अवशेष पृथ्वी में दबे रहते हैं और दबाव और गर्मी के कारण ये कोयले में बदल जाते हैं, जैसा हमने बोला है। तो इतने लंबे समय तक किसी को दबाकर कोयला बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो जितना कोयला उपलब्ध है वर्तमान में हम उसको उपयोग कर सकते हैं, और एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा, इसलिए ये सीमित संसाधन के रूप में माना जाता है। इसके अलावा वर्षा अवक्षेपण, वायु और ज्वारी ऊर्जा ये लगातार है, और इसे आप नवीनीकरणीय ऊर्जा या नवीनीकरणीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि कोयला खत्म हो जाएगा, इसलिए ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं क्योंकि ए इत्र को निम्न तापमान में रखा जाता है, बी आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर इत्र आसानी से संघनित हो जाता है, सी इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है, डी इत्र का विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इत्र में जो उपस्थित विलायक होते हैं आपके शरीर पर जैसे ही आते हैं ये शरीर से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद में ये वाष्पित हो जाते हैं।
तो इस वजह से शरीर से गर्मी अवशोषित होने के कारण ही हम ठंडा महसूस करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? ऑप्शन ए थोरियम, बी क्रिप्टॉन, सी ड्यूटेरियम और डी यूरेनियम। सही उत्तर इसका हो जाएगा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो होता है उसे आप H2 के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन के 2 इसमें नाभिक होते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए हल्के नाभिक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपने सूर्य में देखा है 2 हल्के नाभिक मिलते हैं और उसके बाद में एक भारी नाभिक हीलियम का बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक मिल रहे हैं और एक हीलियम का भारी नाभिक बन रहा है। तो जैसे ही बन रहा है वैसी भारी मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा रिलीज़ होती है और वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमारे पास में आती है। तो धरती पे अगर हम किसी प्रकार का नाभिकीय संलयन करना चाह रहे हैं तो सबसे बेहतर विकल्प के रूप में हम ड्यूटेरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रिटियम यानी कि जिसे हाइड्रोजन 3 भी हम कहते हैं, इसका भी नाभिकीय संलयन में उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आर्थ्रोपोडा का अर्थ है। आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ए लंबे स्पर्शक, बी संधित पैर, सी संधित शरीर और डी खंडित शरीर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संधित पैर। आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है संयुक्त पैर वाले अकशेरुकी जीव। जितने भी संयुक्त पैर वाले अकशेरुकी जीव होते हैं उन्हें हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। अब आर्थ्रोपोडा वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो एक प्रकार का ये ग्रीक वर्ड है। अब इसमें आर्थ्रोपोडा को हम 2 भागों में बांट देते हैं, आर्थो प्लस पोडा। आर्थो का मतलब होता है जोड़, आर्थो का मतलब होता है जोड़ और पोडा का मतलब होता है पैर। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा यानी संयुक्त पैर वाले अकशेरुकी जीव इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े शामिल होते हैं। जितने भी कीट आपको दिखेंगे वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मकड़ियाँ जो होती हैं, मकड़ियाँ भी आर्थ्रोपोडा में ही शामिल होती हैं। इसके अलावा केकड़े हो गए या दूसरे अन्य अकशेरुकी जीव होते हैं जिनके शरीर खंडित होते हैं और संयुक्त पैर होते हैं, वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक हैं। ऑप्शन ए अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, बी कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, सी कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं, डी कार्बनिक यौगिकों का भोजन नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो अपघटक होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूप में रूपांतरित करना। तो अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं जिससे वे सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करती है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए नाभिक, बी कोशिकांग, सी समावेश और डी साइटोप्लाज्म। अब यहाँ बोला है कोशिका के भीतर की छोटी छोटी संरचनाएं जो सब मिलकर के काम करती हैं, यानी कोशिका का पूरा काम होता है उसमें, तो वो सब क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्हें कोशिकांग कहेंगे, यानी कोशिका के वो अंग के रूप में होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा, कोशिकांग। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आपने कोशिका के अंदर देखा है माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाता है, राइबोसोम जैसी चीज़ पाई जाती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से सबके जो कार्य होते हैं बटे रहते हैं लेकिन सब एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिकांग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कौन सा संरक्षित नहीं है। ए राष्ट्रीय उद्यान, बी अभ्यारण्य, सी चिड़ियाघर और डी जैवमंडल निचय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यानी कि जू जो होता है यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र में काउंट नहीं होता है, क्योंकि जितने भी संरक्षित क्षेत्र होते हैं इसमें जानवरों को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है और
निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी अभ्यारण्य, सी चिड़ियाघर और डी जीवमंडल निचय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एक संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत काउंट नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जितने भी संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जू में आपने देखा है कि सारे के सारे जितने भी जानवर होते हैं उनको प्राकृतिक आवास नहीं मिलता, उन्हें पिंजरों में रखा जाता है या छोटे छोटे बाड़ों में या घेरा बना करके रखा जाता है। तो जो प्राकृतिक आवास उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, इसलिए वो संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीवमंडल निचय ये सभी शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें जो समस्त जीव होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। चिड़ियाघर इसमें काउंट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी एड्रेनलिन, सी प्रोजेस्टेरोन और डी थायरोक्सिन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण जैसे कि पुरुषों की दाढ़ी आना, आपने देखा है कि पुरुषों में दाढ़ी आ जाती है, ठीक है, तो ये दाढ़ी आना टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। मूंछ उग आती है, ठीक है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। इसके अलावा इनके जो सिर के बाल होते हैं वो एक माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, सिर के बाल इसमें काउंट नहीं होगा, दाढ़ी मूंछ ही काउंट होगा, क्योंकि सिर के बाल तो पुरुषों के बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मांसपेशियां मजबूत होना और आवाज़ में परिवर्तन होना, ये सारा का सारे जो लैंगिक लक्षण होते हैं, ये सारे के सारे जो गौण लैंगिक लक्षण हैं ये दिखाई देते हैं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं? ए अलंकृत वस्तुएं, बी है परावर्ती वस्तुएं, सी अपारदर्शी वस्तुएं और डी है दीप्त वस्तुएं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं वो सारी की सारी वस्तुएं दीप्त कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और है, बल्ब होता है या नहीं ये बताएं आप। तो बल्ब भी दीप्त वस्तु है, क्योंकि ये खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, जैसी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी खुद का प्रकाश खुद ही बना करके आपको ये देने लगता है, इसलिए ये भी दीप्त वस्तु के रूप में काउंट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गलत युग्म को चिन्हित करें। ऑप्शन ए है आंत अनैच्छिक, बी हस्तपेशी ऐच्छिक, सी है कंठपेशी ऐच्छिक और डी है वायुमार्ग ऐच्छिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायुमार्ग ऐच्छिक नहीं है, बल्कि वायुमार्ग जो है वो अनैच्छिक है। ये अनैच्छिक है, मतलब आंत जो होती है वो अनैच्छिक है, आपके इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करेगी। आंत अपने हिसाब से काम करती है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो कार्य करेगी। हस्तपेशियाँ यानी हाथ की जो पेशियाँ होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, आप जैसे हिलाना चाहें, जिस तरीके से चलाना चाहें वो कर सकते हैं, उस पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है। कंठपेशी भी ऐच्छिक होती हैं, कैसे बोलना है, किस तरह की आवाज़ निकालना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कंठपेशी ऐच्छिक है। वायुमार्ग जो होता है वो ऐच्छिक यहाँ पे लिखा है, ये गलत है। वायुमार्ग भी अनैच्छिक होता है, क्योंकि वायुमार्ग के ऊपर आपका पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होता है। आप नींद में रहते हैं तब भी आप सांसों का लेना देना करते रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन टीका का नाम बताइए। ऑप्शन ए BCG, बी मौखिक ड्रॉप, सी DPT का टीका और डी TAB का टीका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, TAB का टीका। जो TAB टीका होता है ये टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। यह टीका टाइफाइड के संक्रमण से बचाव के लिए दिया जाता है। टाइफाइड दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है। टाइफाइड का अन्य नाम जो है वो मियादी बुखार है, ये आप याद रखें, मियादी बुखार। तो मियादी बुखार भी टाइफाइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन के प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन ए जैविक परिवर्तन, बी कोई परिवर्तन नहीं, सी भौतिक परिवर्तन, डी
रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक परिवर्तन। जब भी आप गिलास में पानी डालते हैं और साथ में उसमें नमक मिला देते हैं, तो पानी के साथ में जैसे आपने नमक मिलाया और उसे घुमाया तो नमक उसमें गायब हो जाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो रहा है और जो नमक का पानी है वो नमक का जैसे ही टेस्ट देता है। इसमें आप देख रहे हैं कि केवल भौतिक परिवर्तन हुआ है, इसमें रसायन की पहचान नहीं गई है और किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका भौतिक परिवर्तन। नमक दिखना बंद हो जाता है लेकिन नमक की प्रकृति उसमें खोती नहीं है। अगला प्रश्न है, वाहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? मतलब ऐसा जो तालाब है जिसमें मल प्रवाहित हो रहा है तो इसके किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाना चाहिए? ऑप्शन ए सागौन, बी सिल्वर ओक, सी पोंगमिया और डी यूकेलिप्टस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पर डी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। वाहित मल ताल के किनारे यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। यूकेलिप्टस जो होता है वो अतिरिक्त जितने भी अपशिष्ट होते हैं उसमें अतिरिक्त अपशिष्ट वाले जल को अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करता है। तो इस प्रकार से यूकेलिप्टस जो होता है वो हमारे फ़ायदे के लिए आप वाहित मल ताल के किनारे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था और इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को आपको देते रहेंगे। लगातार आप हमारे क्लास में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।